अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। महंगाई का तूफान आएगा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। ये पेट्रोल हुकूमत ने महंगा करने के साथ ही ये भी बताया कि मरहलावार अभी और भी चीज़ें जो हैं वो इस पर इसके असरात होंगे। मुश्किल फ़ैसले करने की बात की कि हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे और ये मुश्किल फ़ैसले जो है वो अब कितनी तवालत इख्तियार करेंगे, कितने अरसे चलेंगे, ये देखना होगा। इमरान खान साहब ने अपना जो धरना और जो लॉन्ग मार्च था वो ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म किया। वो सुबह ख़त्म करके वापस चले गए तो उस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ होने लगी और कहा गया कि शायद कोई डील हो रही है या कोई डील हो गई है। इस अब्रप्ट एंडिंग पर जो है वो ये बातें चलती रहीं, लेकिन हकीकत भी यही है कि कोई डील नहीं हुई। किसी किस्म की कोई ऐसी डील नहीं हुई जिसके नतीजे में ये ख़त्म किया गया। इमरान खान साहब ने खुद भी इसका एतराफ़ किया कि ये धरना उन्होंने ख़त्म क्यों किया। ज़रा पहले वो सुनिए। बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन जाके क्यों नहीं वहां बैठ गए। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, खून खराबा होना था। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं। 6 दिन दे रहे हैं, वाज़े तौर पे ये ना बताया असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। जी, वो कह रहे हैं कि अब हम निकलेंगे तैयारी के। वाज़े तौर पर अगर ना बताया गया, 6 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी। 6 दिन की डेडलाइन के बाद उन्होंने कहा अगर ये पूरी ना हुई तो फिर हम दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए भी ये मसला हल हो सकता है, डायलॉग के जरिए भी ये हो सकता है, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, सुनिए। मैं कभी भी इन मुजरिमों की हुकूमत ना ये कबूल करूंगा। एक वो हुकूमत जो कि बाहर क्यों की गुलामी करे और वो हमारे ऊपर मजीद हुकूमत करे, हम उसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शन, डिसोल्यूशन है असेंबली, इलेक्शन। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए, लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। जी, डायलॉग पर इमरान खान साहब भी आ गए हैं। डायलॉग कह रहे हैं कि अगर नाकाम हुआ तो हम इस तरह पहुंचेंगे। और जिस एस्टैब्लिशमेंट से डील की बात हो रही थी वो डील दर हकीकत नहीं हुई है। फ़ौज जो है वो हुकूमत के मातहत है। फ़ौज, हुकूमत ने जो फैसला करना है, फ़ौज ने जो है वो उसके पीछे चले जाना है। लेकिन डायलॉग जो है वो ज़ाहिर है, हम बार बार ये कहते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से भी कि सियासतदानों ने ही डायलॉग करके इसका सोल्यूशन निकालना है। सियासी जमातों का ये काम है कि क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है या की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी एक जो है वो इशारा दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने तनकीद तो बहुत की पीटीआई पे, लेकिन एक हल्का सा इशारा देते हुए वो निकल गए कि बातचीत हो सकती है। क्या कहा, सुनिए। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है, सबसे शानदार टूल होता है, हथियार होता है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जो है वो डायलॉग करने को तैयार हैं, इत्तेहादियों से ये बात करेंगे, इत्तेहादियों से बातचीत कर कोई किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आज एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई जो सेनेट में इलेक्शन में तरमीमी बिल नैब का हुआ, वो उसकी मंजूरी हो गई। कौमी असम्बली से ये कल कवानीन जो है वो पास हुए थे और इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल अब ये पास हो चुके हैं। अब सिर्फ इसमें एक रुकावट है और वो रुकावट भी नहीं है, बल्कि वो अब सदर मुमलिकत के उस पर दस्तखत होने हैं और उसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इत्तेहादी जमातों का भी यही कहना था कि ये कुछ कवानीन हैं जिनको हमने बनाना है, जिनमें तरमीम करनी है, उसके बाद हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन IMF का जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ था। जो कड़ी शराइत IMF ने रखी उसके बाद कीमतों में जो इजाफा अभी हमें दिख रहा है, क्या ये हुकूमत मजीद तवालत इख्तियार करना चाहती है? क्योंकि बयानात से ये लग रहा है कि वो कहते हैं कि अभी हम हैं, अभी हम यहीं पर हैं, अपना टाइम गुजारेंगे। इमरान खान साहब उनको टाइम देने को तैयार नहीं है। तो फिर ये किस तरह से सारा मसला आगे बढ़ेगा, टाइमलाइन जो है वो क्या होगी, बजट आगे पेश करना है, वो इससे भी मुश्किल मरहला होगा, फैसला होगा। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मईशत, इकॉनमी के जो असरात होने जा रहे हैं उस पर, और सियासी जो मंजरनामा आगे बनने जा रहा है उस पर। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मुआशियात हैं, मौजूद होंगे। अली नवाज अवान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये गायब भी हो गए थे मुज़ाकरात से पहले। अगले दिन जो है वो ये मिले और पता चला कि ये किधर थे।
कमर जमान कायरा साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद होंगे फोन लाइन पे। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमने देखा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ाई गई हैं, इसके जो असरात हैं वो किस नौयत के पड़ने वाले, क्योंकि ज़ाहिर है हर पेट्रोल से हर चीज़ लिंक्ड है, किराए बढ़ेंगे, अशिया खुरोनोश बढ़ेंगी, कितना अभी इस वक्त महंगाई का तूफान या मुश्किलात हमें देखने को मिलेंगे? जी शुक्रिया बासी साहब। इसका एक वन लाइनर जवाब तो ये है कि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जब भी एनर्जी की कीमत बढ़ती है उससे महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन शायद सिर्फ इस वन लाइनर जवाब से जो असल सिचुएशन है वो वाज़े ना हो। इस वक्त एक कैच 22 सिचुएशन में है पाकिस्तान। जिस तरह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें में इजाफा हुआ और आज $117 पर बैरल पे है जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है, उसमें बहुत ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान के ज़र मुबादला को थामना, डॉलर्स को महफूज रखना, ताकि उसका इंपोर्ट बिल जो है उस पर कम से कम असर आए। दूसरी तरफ IMF जो है उसके पास जाना एक तल्ख हकीकत बन गया है। कोई भी पार्टी हुकूमत में हो वो IMF के बगैर इस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकती। अगले माली साल के लिए और इस साल के एक महीने को डाल के $46 अरब जो है उसकी बैरूनी इमदाद जो है वो चाहिए होगी। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों के तनाजुर में देखते हैं तो जाहिर है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि शायद हुकूमत को आते ही कर लेना चाहिए था। अगर ये 16 अप्रैल को ये फैसला हो जाता तो हो सकता है कि डॉलर आज 180-185 रुपये पे होता, 202 रुपये पे ना होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इसके आवाम पे जो होंगे, एक तरफ तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स होंगे, लेकिन आपने देखा कि यूँ ही आपने ये फैसला किया, आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो 2 रुपये कम हो गई, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बढ़ गई। और अभी 2 दिन पहले हमें क्रेडिट रेटिंग में हाई रिस्क कंट्री करार दे दिया गया था, वहाँ से भी अब थोड़ी वापसी आने की उम्मीद जो है वो बन जाएगी। लेकिन मैं नाजरीन को ये सिर्फ मुतनब्बे कर दूं कि ये अभी पहली किस्त है जो 30 रुपये बढ़ा है, अभी 17 रुपये और बढ़ने, मजीद पेट्रोल भी बढ़ रहा होगा, डीजल भी बढ़ेगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ेगी। ये डॉक्टर साहब ये बताइए 17 रुपये पेट्रोल पे स्पेसिफिकली और बढ़ने? जी 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 आप दोबारा फरमाइएगा। 17 रुपये भी या 15-20 रुपये और पेट्रोल पे बढ़ने हैं अगले फेज में, ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हटा के? आपको 2-3 किस्तों में ये बढ़ेगा। अभी ये 2-3 किस्तों में बढ़ेगा। IMF का जो एक शर्त है वो ये है कि जी इस पे लॉस बिल्कुल ना हो, और इसीलिए गालिबन आज वज़ीर आज़म जो है वो रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। ये वही रिलीफ पैकेज है जिस पे कि हमने पिछली हुकूमत में काम किया था, टारगेटेड सब्सिडीज़ में बिस्प के जरिए मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शा वालों को, चिंची वालों को, उनको डायरेक्ट कैश। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए उस दौर में एक कार्ड, एक राशन कार्ड की भी बात हो रही थी कि एक स्पेसिफिक कैटेगराइज करके जो ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास या पॉवर्टी लेवल से लोग हैं जो बिस्प में किया गया था, क्या उसके लिए वो जो राशन कार्ड बनाने का प्लान था वो आप लोगों को कहां तक पहुंचा था? क्योंकि इस गवर्नमेंट में भी हम सुन रहे हैं कि ये भी शायद टारगेट करके इसी तरह का कोई कार्ड बना के दें जिससे वो तबका मुतासर ना हो। जी बिल्कुल, वो राशन कार्ड जो था वो यही था कि आप उसका एक मिनिमम इनकम की जो थ्रेश होल्ड है वो लगा देंगे और फिर लोगों को डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे चले जाएं, जिस तरह के कोविड के दौरान हुआ था। या जो पेट्रोल कार्ड बन रहा होगा इसकी लिमिट उस राशन कार्ड से थोड़ी ज़्यादा होगी। इसमें सरकारी जो मुलाजमीन है वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुझे नहीं पता कि आज प्राइम मिनिस्टर उसमें 50,000 रुपये की लिमिट का ऐलान करते हैं पर मंथ, या 70,000 रुपये वाले मुलाजमीन जिनकी आमदनी हो उस घराने को चुनेंगे। लेकिन ये उसी तरह से चलेगा जैसे कि कोविड के दिनों में पेमेंट्स हुई थी, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। आपका CNIC है, आपके मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लेते हैं CNIC के मुताबिक कि आपका जो पावर्टी स्कोर है वो क्या है, और जो भी पावर्टी स्कोर FBS और बिस्प मिलके जिसको मुतय्यन कर देंगे उसको हर महीने डायरेक्ट पेमेंट मिल जाया करेगी। पेट्रोल जो है वो सबको एक ही रेट पे मिलेगा। तो ये उसी का फॉलोअप है जो प्लानिंग आप लोग कर गए थे, उसी प्लान को एज इट इज उठा के अप्लाई किया जाएगा एहसास प्रोग्राम में जो गालिबन हो रहा था। जाहिर है कि आप एक हुकूमत को प्लान देते हैं, वो चूंकि उस वक्त बीच में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये प्लान था और वो प्लान जो है वो अब दोबारा उसको ठीक इम्प्लीमेंट होगा। अब मुझे ये बताइएगा कि ये आवाम का क्या होगा? अभी 30 रुपए बढ़े हैं तो इतना प्रेशर है, फिर और 15-20 बढ़े, उसके बाद फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वाली स्टेज आएगी
ये कितने अरसे में इनको करना है, मतलब कितने महीनों के अंदर इस स्टेज तक पहुंच जाना है, मजीद बढ़ाने वाला जो मामला है? देखिए, ये तकरीबन ये चीज़ें जो है ये बहुत हद तक जो प्रायर एक्शन इसको बोलते हैं IMF की मुज़ाकरात की ज़ुबान में, वो 1 जुलाई से पहले लेने होंगे ताकि 1 जुलाई को अगले माली साल पे IMF के पैसे आपको रिलीज़ हो सके। और ये सिर्फ IMF का $900 मिलियन नहीं है, सऊदी अरब की पेमेंट भी इससे लिंक है, चाइना के डिपॉजिट भी इससे लिंक हैं, वर्ल्ड बैंक ADB के डिपॉजिट भी लिंक है। तो कहने को तो ये $1 बिलियन की ट्रांच है, लेकिन इस $1 बिलियन की ट्रांच पे आपको एक लेटर ऑफ कंफर्ट दे देता है IMF, जिसके बाद आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, बाकी लोग आपको कर्जा देने पे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मुझे बताइए ये बिजली अगर ये ना करते क्योंकि जो हमारे दोस्त ममालिक भी हैं या जिन कंट्रीज से भी हमने मजीद अगर कोई लोन लेने या जो डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल और पेमेंट्स ये सारा कुछ, वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा जब तक IMF प्लान में हम पूरी तरह से नहीं आते। मुझे बताइएगा बिजली की फी यूनिट कीमत में कितना इजाफा हो जाएगा अब इसके जरिए जो कुछ? ये मेरा ख्याल है कि 6 से 7 रुपए पर यूनिट जो है, जो लाइफ टाइम कंज्यूमर को निकाल के ये इजाफा होना चाहिए। और ये गालबन ये भी स्टैगर्ड होगा, पेट्रोल की तरह एकदम से पास ऑन नहीं होगा। तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, उसके एरियर्स की शक्ल में ये बिलों में लग के आएगा। और 1-2 महीने में, चूँकि सिर्फ पिछले 2 महीनों का था जो एरियर हैं, मार्च के और अप्रैल के, इस महीने के मई के भी इसमें लगा, तो 3 महीनों में ये एडजस्ट कर देंगे तो बिल कम से कम तो 7 रुपए यूनिट जो है, जैसे पर यूनिट अभी 5 रुपीज इन्होंने 5 रुपए इंक्रीज किया है, तो ये अब मजीद कितना इंक्रीज हो जाएगा? यानी ये उसके बाद ये मार्च वाला लगा था, फिर उसके बाद अप्रैल वाला 5 रुपए लगेगा और उसके बाद मई वाला लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, लेकिन बिजली के बिलों में भी एक खातिर खा इजाफा जो है वो होने जा रहा होगा। सही। अच्छा, ये अली अमान साहब, पहले तो आप जरा अपनी खैरियत बताएंगे। आप मुज़ाकरात वाले दिन पूरी रात गायब रहे, कहाँ चले गए थे, क्या हुआ? वो मुज़ाकराती टीम लेट पहुंची, बाबर अमान साहब, हुआ क्या था उस दिन, किधर चले गए थे आप? सबसे पहले आदिल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ी आवाज उठाई उसके लिए, और हमेशा आप बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर बैलेंस्ड आपकी तर्जीह होते हैं। और उस दिन जब आप और बाकी भी मेरे भाई जो उन्होंने आवाज उठाई, हुआ ये कि उस दिन हम जब डी चौक पहुंचे तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। उससे पहले मैं फैजाबाद था, वहां से हमने थ्रू हुए 6 साढ़े 6 घंटे हम पे शेलिंग होती रही। मेरे 3 जो वर्कर्स हैं, एक को बुलेट लगी, एक को रबर बुलेट, और बाकी किसी को शेल लग रहे थे। तो मैं कल उनके पास गया भी था। जो बर्बरियत की है सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, जो इनके ऊपर जो नकाब था उसको उन्होंने हटाया है। तो ये चीजें आपके सामने, पर मैं उधर था, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया और मुज़ाकराती कमेटी 10 बजे बैठना था, और उधर इतने बुरे हालात थे कि मैं वहां से निकल नहीं पाया। और इतनी शेलिंग, इतनी शदीद शेलिंग डी चौक के ऊपर, जिंदगी में डी चौक के ऊपर इतनी शेलिंग नहीं हुई, इतनी बर्बरियत नहीं की आम लोगों के साथ। तो मैं वहां पहुंच नहीं सका। बट आप लोगों ने जिस तरह आवाज उठाई, मैं पहले सबसे पहले आदिल भाई आपका शुक्रिया। नहीं बिल्कुल जी, क्योंकि हमें तो ये भी पता चला, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि वो हम अगवा हो गए, हमारे वो लोग वो गायब हैं। इस वजह से और ज्यादा कंसर्न था इस बात पे कि जाहिर है इस किस्म का इकदाम तो किसी भी सूरत टॉलरेट नहीं किया जा सकता कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हुए ये तमाम चीजें देखें। लेकिन आप जो है वो बस टकअप थे, इस वजह से नहीं जा सके, और फिर बाद में भी आपका कोई राब्ता नहीं हो सका अपने लोगों से? नहीं, बाद में हुआ था मेरे पर रब्ता, पर वो बाबर अमान साहब और हमारे फैसल फरीद वहाँ पहुंच गए थे, पर वो माशाल्लाह हुकूमती पार्टी नहीं वहाँ पहुंची थी, और उसके बाद वो इंतजार करते रहे आधा घंटा। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा अमान साहब कि ये कहते हैं कि जी आपने ये सारे इकदाम करने थे, ये सब कुछ तो आपका मलबा था जो हम पर डल गया, अब हम कर रहे हैं वो तमाम इकदाम, बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। वो कहते हैं ये तमाम चीजें, फरवरी से आपने पेट्रोलियम प्राइसेस रोकी हुई थी, ये तमाम बिजली पर यूनिट आपने इंक्रीज करनी थी, हर चीज महंगी करनी थी आपने, और किए भी जा रहे थे मुसलसल। अब आप हम पे क्या इल्जाम दे रहे हैं? हम तो अभी आए। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक बात की आपने, आपका तजिया बिल्कुल ठीक है इस चीज के ऊपर, और वो भी जो कह रहे हैं कि आपको करनी चाहिए, पर जब वो हम कर रहे थे उसमें वो क्या कह रहे थे? मिफ्ता इस्माइल का आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त बयान चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को 1 रुपया भी पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बढ़ाने की इजाजत नहीं देते हैं। इस वक्त जो एग्जैक्ट प्राइस है पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की, वो पेट्रोल और डीजल की, पेट्रोल की 70 रुपए और कोई डीजल की 75 रुपए है। तो जब हम आएंगे तो हम 70 रुपए करेंगे और 75 रुपए करेंगे। तो उसके बाद मरियम बीबी ये कह रही थी उस वक्त कि कोई नवाज शरीफ लेट नहीं जाएगा IMF के सामने। नवाज शरीफ बड़े फैसले करेगा,
नवाज शरीफ को जरूरत नहीं है IMF की गुलामी में जाने की। हम आके सबसे पहले जो स्टेट बैंक का रूल पास हुआ है उसको ऑटोनोमस किया, उसको हम खत्म करेंगे और IMF के सामने हम उनको इनकार कर देंगे। और आज आपने देखा कि जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी और उसके ऊपर लॉजिक, और उसमें तो मैं सोडू इंटेलेक्चुअल्स और जो हमारे तजियाकार जो उस वक्त, सारे नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे एंकर भाई सारे नहीं, जो आपको भी पता है, स्लैरी भाई को भी पता है, जो उस वक्त कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे दिए इमरान खान ने। और हम कहते हैं यार ब्रेंट प्राइस ये हो गई है और कोरोना के बाद डिमांड एंड सप्लाई के मसाइल आ गए हैं और इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये मुझे बताएं कि क्या ये फिर यही तो हमारे पॉलिटिशियंस का मसला है ना, कि हमारे पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। अब ये मईशत एक ऐसी चीज थी जिसपे कई दफा ये बात हो रही थी कि इसके ऊपर उस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो डिसीजंस इनको भी लेने पड़ रहे हैं उनको सियासी तौर पे तो बदनामी मिल रही है, लेकिन चूंकि हुकूमत मिल गई है तो वो उसको बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, चाहे मुश्किल फैसले क्यों ना करने पड़े। सवाल ये है कि जब सबको रियलाइजेशन है कि ये, क्योंकि उन्होंने भी कहा स्टेट रियासत बचाने के लिए सियासत अगर जाती है तो चली जाए, और उधर आप जब ये फैसले कर रहे थे तब आपके लिए भी यही मुश्किलात थी। जाहिर है मईशत पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन और कोविड ने इफेक्ट किया सारी चीजों को। अब पॉइंट ये है कि हमारे सियासतदानों का कुछ पॉइंट्स पे इत्तेफाक क्यों नहीं हो जाता कि हाँ यार ये चीजें ऐसी हैं जो मुल्की मफाद में, इसको हम टच नहीं करेंगे, इससे आम बंदा मुतासिर होता है, इससे आम बंदे की जिंदगी मुतासिर होती है। ये तो खैर कोई बात ही नहीं होती ना। चले कोई बात नहीं। मुझे अब जरा ये बताएं, लॉन्ग मार्च के लिए जो खान साहब ने कहा है अब हम पूरी तैयारी से आएंगे, क्या तैयारी पहले नहीं थी? किस भरोसे आए थे आप लोग? नहीं, मेरी बात आपने जो बात की बिल्कुल ठीक बात। हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि आलमी प्राइस, देखिए दो चीजों में फर्क करने आदिल भाई, आपको जरा समझने की जरूरत है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए थी। नहीं, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया। आपको पता है क्योंकि एक टाइम ये आ गया था कि जो ब्रेंट की प्राइस थी, स्लैरी भाई आपको बता देंगे, $35 से $45 पर ब्रेंट पे चली गई थी। आप मुझे ये बात बताएं, जो हमारी गवर्नमेंट आई थी वो शुरू हुई 77, 65, देन 77, देन 100 और देन उसके ऊपर चली गई क्योंकि कोरोना था और उसकी डिमांड सप्लाई हुई थी। तो हमें तनकीद का निशाना बनाते थे। हम ये कहते थे कि आप पेट्रोलियम लेवी आपके दौर में 52% सेल टैक्स और पेट्रोलियम लेवी मिला के 52% तक गई थी। हमने अपने दौर में उसको आगे कम किया है। अब कोरोना आया हुआ है, फिर भी हम, हालांकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस कम थी, हमें तनकीद करते थे और मिफ्ता और एहसन इकबाल और खाकान अब्बासी साहब आके कहते थे ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तो ये इस वक्त तो 70 रुपए का होना चाहिए। और ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर रहे हैं तो IMF की गुलामी के अंदर जा रहे हैं। हम आएंगे पहले दिन 70 रुपए का पेट्रोल कर देंगे, IMF की गुलामी से हम निकल आएंगे, स्टेट बैंक के रूल को हम चेंज कर देंगे। ये चीजें आज भी मैं ये कहता हूँ, आज भी आदिल भाई जो आप बात कर रहे हैं कि हम पता है इंटरनेशनल चीजें क्या है, बट हम तो वो कह रहे हैं जो आपने कहा था वो करके सर मुझे ये बताएं, वो कहते हैं, मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि आप किधर रख कर गए थे वो जो आपने सब्सिडी देनी थी पेट्रोलियम पे, वो जरा हमें बता दें ताकि वो खाना हम ढूंढ के वहां से पैसे निकाल के सब्सिडी दे सके। मैं बता देता हूँ सुलैरी भाई इसको सेकंड कर देंगे। हाँ। जब हम आए थे तो जो टोटल रिसीट्स थी वो 3700 अरब रुपए की, और जब हम 3.5 साल बाद गए थे उस वक्त जो रिसीट्स है वो 6100 अरब रुपए की पहुंच चुकी हुई थी। हमने अपने डेवलपमेंट को कट किया, हमने अपने जो टैक्स जो हमने ज्यादा कलेक्ट किया उसमें से एक सब्सिडी को उसमें से अलाउ किया, उसमें से एक अमाउंट रखी और जून तक ये रिलैक्सेशन देके गए थे। मुझे एक बात बताएं, तो फिर हमने तो ये सारा काम करके चले गए थे, एक तरह जो हमारी रिसीट्स थी हम उसको डबल करके चले गए थे। आपने आते क्या किया, आपको जब आप आते हैं और पाकिस्तान आपका स्टेट होता है उसमें आपका पॉलिटिकल जो होता है उसमें बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज होता है। बट जिस दिन से हम आए थे हमने पाकिस्तान के लिए फैसले किए, हमने अपने पॉलिटिकल, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि जो अमाउंट आप आइडेंटिफाई करते हैं, जाहिर है आपकी रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन आपकी बेहतर थी, लेकिन वो तो फिर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें आपने उसको एडजस्ट करना था ना, वो तो और बढ़ गया और आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ का साइज तो ज्यादा हुआ, लेकिन उसके साथ फिर आपके लिए क्राइसिस भी है ना। तो शौकत तरीन साहब खुद कहते रहे कि जब भी आप जाहिर है एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में लीकेजेस इतने जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, फिर वही डॉलर शॉर्ट होना शुरू हो जाता है एंड ऑल। नहीं, डॉलर क्यों शॉर्ट होता है? डॉलर इसलिए शॉर्ट होता है, वो तो एक अलग बहस है क्यों शॉर्ट हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं इस वजह से भी होता है, इट्स वन ऑफ द रीजन कि फिर आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है ना। नहीं, देखिए आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए पिछले 10 साल में आपकी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई उसने जो अपनी एक्सपोर्ट छोड़ी वो $25 अरब थी। आपके पास जब नून लीग की 5 साल की गवर्नमेंट गई तो गिर के $23.5 अरब पे आ गई।
आपकी जो रिमिटेंसेस थी जो मैक्सिमम उन्होंने छोड़ के गई वो $18.5 अरब के ऊपर थी। आपका जो ट्रेड बास्केट था वो $40 अरब के करीब चल रहा था। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब के ऊपर हो, आपने डॉलर को सब्सिडाइज करके रखा हो, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हो, आपकी रिमिटेंसेस एक जगह पे सर, लेकिन उसमें एक मसला ये भी तो है ना, जब आप सब्सिडी देते हैं पेट्रोल पे, जब आप पेट्रोल पे सब्सिडाइज करते हैं पेट्रोल को, तो फिर उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, उसकी कंजम्पशन बढ़ने की वजह से फिर आपका डॉलर शॉर्ट हो जाता है। हम आपको बताने की कोशिश, हमने डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, हमने बहुत सारी कर्टेलमेंट्स की, पर हमने एक्सपोर्ट्स को मैं आता हूं आपकी तरफ। कंसेशन आज हमारी जो एक्सपोर्ट हम छोड़ के गए हैं 37 से 38 अरब डॉलर के ऊपर जा चुकी हुई है। हमारी जो रिमिटेंसेज है वो $18.5 अरब से 31 अरब डॉलर के ऊपर जा चुकी है। आपकी जो बास्केट है वो $68 अरब के ऊपर जा चुकी हुई है। आपका जो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब के ऊपर छोड़ के गए थे, जब हमारी हुकूमत साथ जब अदम एतमाद पेश किया था 11.5 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ था। तो मुझे बताया मसला क्या है? मसाइल तो आते हैं, इस तरह नहीं आते, पर आप तो कह रहे थे हम नहल हैं न कट्टू हैं, हम काम नहीं कर सकते, और आप पाएंगे और शहबाज स्पीड होगी और सारी चीजें एक दिन में हम ठीक कर देंगे। तो मुझे बताएं लोगों को क्या जो इन्होंने आधे रिलैक्सेशन क्या दी है, आते अवाम को सबसे पहले जो रिलैक्सेशन दी है इन्होंने, वो अपने FIA के जो केसेस थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनको हटा दिया। एक बेचारे को डॉक्टर रिजवान फौत हो गया, दूसरे को दिल का मसला हो गया। उसके बाद आपने सबसे बड़ी अवाम को क्या रिलैक्सेशन दी है, ECL में से आपने सारे कैबिनेट के नाम निकाल दिए। तीसरी सबसे बड़ी आपने रिलैक्सेशन क्या दी है, EVM आपने खत्म कर दी कि आपके जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं वो अब ना हो सके। जो आप कहते थे कि तरीके इंसाफ रिग्ड इलेक्शंस की वजह से आई है जो 2018 के अंदर हुए हैं। चले, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक एक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं। आप कुछ अब मैं फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा जरा, क्योंकि यही बात है कि इन्हीं फिगर्स के ऊपर वो हुकूमत भी बहस करती थी और अब ये हुकूमत भी तस्लीम कर गई है कि ये तो इस वजह से है कि ये फैसले में करने ही करने। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी के लिए किस तरह से जो है कोई उम्मीद की किरण होगी। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो जिस किटी में ये कहते हैं कि वो अमाउंट रखा हुआ था जिससे सब्सिडी दी जा सकती थी, वो सब्सिडी वाकई दी जा सकती थी कि शौकत तरीन साहब कहते हैं हमने इसीलिए डिले भी किया और आगे भी हम ये रिलीफ देते, और जाहिर है ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता किसी सियासी हुकूमत के लिए। अगर PTI होती तो उनकी पूरी कोशिश होती कि ये बजट जो है वो उसमें वो रिलीफ दें, वरना सियासी तौर पर उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है आपको कि कहीं थे पैसे जो निकाल के डाले जा सकते हैं? देखिए बस सब इसके दो पहलू हैं, एक रुपयों की कमी, दूसरा डॉलर्स की कमी। जिस दिन ये रिलीफ पैकेज 28 फरवरी को अनाउंस हुआ था उस हिसाब से, चूँकि जो उस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस थी $80 पर बैरल थी, तो उस वक्त टोटल जो बन रहा था वो यही समझ में आ रहा था कि तकरीबन ये 120-130 अरब रुपए बनेंगे जो कि जून तक के बन रहे होंगे। लेकिन और उस हिसाब से शौकत तरीन साहब दुरुस्त फरमाते हैं कि उन्होंने रीएलोकेशन कर दी, कुछ विस्प के पैसे जो थे अनस्पेंट वो पड़े हुए थे, कुछ PSDP में कटौती। तो ये इनकी बात ठीक है कि डेवलपमेंट में कट लगाया, फिर बिस्प में कट लगाया, हर जगह से थोड़ा थोड़ा निकाल कर रिजर्व किया था। उन्होंने ऑयल कंपनी से कहा कि वो अपने डिविडेंड से पैसे जो हैं वो अभी फिलहाल दे, क्योंकि सर ये गवर्नमेंट भी कह रही है ना 120 अरब रुपए नुकसान होता है पेट्रोलियम पे सब्सिडी देने की वजह से पर मंथ। जी तो वो जो रुपयों में उस वक्त वो मैनेजेबल थी। उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि एक तो जो क्रूड की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन असल मसला ये बना कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम आया तो सबसे पहले तो दोस्त ममालिक ने जो अपने डिपॉजिट्स जो थे वो रोल ओवर करने से गुरेज कर दिया। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म जब बीजिंग ओलंपिक्स के लिए गए थे, वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी चाइना से कि वो अपने जो डॉलर्स थे $3 बिलियन उसको रोल ओवर कर दे। सऊदी अरब के साथ रिक्वेस्ट हुई, लेकिन वो दोनों अब वेट कर रहे थे, वेट एंड सी, कि पता नहीं हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। जो मुल्कों के ताल्लुक होते हैं वो मुल्कों के साथ होते हैं, ज़ाहिर है वो अगली हुकूमत का वेट कर रहे थे कि क्या PTI रहती है या तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, फिर लेट डिसीजन करने की वजह से इस वक्त ये पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से डॉलर की शॉर्टेज अब इस हुकूमत के पास, इसीलिए सबसे बड़ा ये ज्यादा मसला, जो मसला पहले था ये उससे कई गुना बड़ा इसलिए हो गया कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल और दूसरा डिसीजन मेकिंग भी इशू बन का। मुझे बताइएगा अवान साहब कि ये आपका धरना जो है, क्या खान साहब तो एतराफ़ कर रहे हैं कि अब मैं तैयारी से आऊंगा, तो पहले तैयारी से नहीं आए थे? देखिए हम तो यही समझते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं।
जहां एहतजाज एक रजिस्टर कराना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हमारे दौर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब आए, फिर उसके बाद दोबारा पहले साल के अंदर आए और ये सर जरा जल्दी बताएंगे ना मुझे, पॉइंट पे है ना, पॉइंट पे है, मुझे बताएं कि क्या हुआ, असल कहाँ हुआ। आप कहेंगे क्रैकडाउन की वजह से? नहीं, ये तो कह रहा हूँ कि हम तो बड़े नॉर्मल तरीके से आ रहे थे, हमने कॉल दी हुई थी और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना था। अब आप तैयारी क्या करेंगे कि अगर ये क्रैकडाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसने क्रैकडाउन किया, लोगों के घरों में घुसे और उसके अंदर खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उनकी प्राइवेसी को, चार दीवारी को सारा सत्यानाश कर दिया। गलत किया हुकूमत ने। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अब आप किस तैयारी से आएंगे, आपकी तैयारी क्या होगी अगर वो दोबारा आप आते हैं? वो तो कहते हैं हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे अब, या कम से कम दिसंबर जनवरी तक जाएंगे, फरवरी तक जाएंगे। अब इस तैयारी से आएंगे कि कोई ऑब्स्टेकल हमारे सामने, कोई दीवार नहीं बनेगी। हम इस तैयारी के साथ आएंगे। क्या आप रिएक्ट करेंगे? के साथ आएंगे कि जब हम आएंगे तो इनकी कांपे टांग जाएंगी। जिस तरह आपने पूछा, पूरा एक दिन देखा कि गवर्नमेंट कहीं नजर ही नहीं आ रही थी आपको, गवर्नमेंट का कोई फैसला, डिसीजन मेकिंग नजर ही नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट इस चीज में मजबूर हो गई हुई थी कि उनके पास कोई और, जो राना सनाउल्लाह अपनी बहुत बड़ी बड़ी रंगबाजी करते हैं, बड़के मारते हैं, अगर मैं डी चौक पहुंच गया, अगर 20 लोग भी आए, अगर मैंने इमरान खान को निकलने भी दिया तो कल आपने सर अगर कल अगर हुकूमत देखें, एक तो है ना डायलॉग का रास्ता है, आप लोग डायलॉग करें। मैं तो काफी अर्से से ये बात बोल रहा हूँ कि जी पॉलिटिशियंस ने इसका सोल्यूशन निकालना है, पार्लियामान में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, कमेटीज बन जाएं, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। लेकिन अगर डायलॉग नहीं करते हैं, जो कि आप लोगों ने भी आज इशारा दिया, ठीक है बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, इंपोर्टेड हुकूमत और आप दोनों मिलकर जो है वो आपके बकौल कि अब उनको आपको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, आप डायलॉग कर लें। अगर डायलॉग नाकाम हो गए और हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं वो नहीं आने देंगे, तब आप क्या करेंगे? फिर आप टकराव की तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है यार। देखिए हम तो हमेशा देखें, जब हमारा ईवीएम भी आ रहा था, एक साल हमने इंतजार किया, ईवीएम पे हमने इनको इनवाइट किया, हमने ईवीएम पे कहा कि सदर मुमलिकत ने इनको बुलाया, फिर हमने सेशन के अंदर बुलाया, हमने कहा है मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। फिर हमने जॉइंट सेशन के अंदर ईवीएम को पास कराया। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग राइट्स थे, उसके ऊपर हमने इनको कहा मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। बट हम फिर भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम तो चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए। पर हमारा वन पॉइंट है, शुरू कहां से होने चाहिए मुज़ाकरा, कि आप इलेक्शन डेट किस दिन अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि हालात ये हैं कि आप मुझे बताएं 174 सर अगर ये कहने तो आप बैठे थे ना सर, आप यही कहने तो यहाँ पर पहुंच गए थे, सर आप यही कहने, आप यही कहने तो यहाँ पर पहुंच गए थे ना, आपने तो यहाँ बैठना था, बैठ के उनको मजबूर करना था कि फिर आपके साथ और लोग भी आते, उन्हें मजबूर करते कि आप तारीख दिए बगैर तो आप कहते थे हम नहीं जाएंगे। क्या उसकी वजह ये भी है कि वो उतना इंप्रेसिव नंबर नहीं आ सका, या पंजाब की जो आपकी लीडरशिप है वो उस तरह, क्योंकि इत्तलात आती रही, कुछ लोग कहते रहे हमें खुद ही पकड़ लो, कुछ लोगों, मतलब पंजाब की जो आपकी लीडरशिप है वो उस तरीके से लोगों को नहीं ला सकी। केपी से आपको बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिल गया, लेकिन पंजाब से लोग उस तरह नहीं आ सके, शेख साहब नहीं पहुंच सके आप लोगों तक, और लाहौर की क़यादत नहीं पहुंच सकी। क्या एक बुनियादी वजह यह भी थी? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए हो क्या गया, जब पूरे दिन आपने लोगों ने ये देखा कि जिस तरह तरीके इंसाफ के कारकुनों को, लोगों को जिस तरह शेलिंग का निशाना बनाया गया, जिस तरह बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, जिस तरह लोगों के घर छापे मारे गए, जिस तरह चार दीवारी का सत्यानाश कर दिया गया, तो लोगों के अंदर एक गम था, एक गुस्सा था। आप मुझे बताएंगे अब कौन सी पार्टी आज तक आई है जिसने रेजिस्ट किया हो गवर्नमेंट को? 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 टेयर गैसिंग हो रही है, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के साथ लोगों की, मतलब कि आप जो इखलाकियात है उसको तबाह नहीं सर, ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट था प्रोटेस्ट। तो 6:30 बजे पहुंचा हूँ आदिल भाई, नहीं ये आपका डेमोक्रेटिक राइट था, आप प्रोटेस्ट करना चाहते थे। हमें तो दारों के खिलाफ लड़ाया जा रहा था, हमें कहा जा रहा था कि दारों से लड़े, आप इनकी तो गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। पर देखिए पाकिस्तान की पुलिस जो है, जिन्होंने जो भी किया, पर हम पाकिस्तान की पुलिस है ना, वो तो किसी की ना किसी से बाउंड है, लोग अपनी हैरानी। तो सर अब क्या गारंटी है कि आप आएंगे तो आपको पुलिस नहीं रोकेगी? अब तो आज जो इजलास किया राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा उस पर गौर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में आने ही नहीं देंगे, बाहर ही कोई जगह डेडिकेट करके ये जगह है, इधर जाकर आप जो है वो अपना वो कर सकते हैं जलसा धरना, अंदर अब आने ही नहीं देंगे। अगर मुज़ाकरात किसी स्टेज पे नहीं हो पाते, रंगबाज आदमी है,
वो मतलब बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले आदमी हैं, उनकी अगर आप बड़के सुने, रंगबाजी सुने, तो आपको तो लगेगा बिल्कुल हाँ राणा सनाउल्लाह साहब 14 बंदे मार सकते हैं मॉडल टाउन के अंदर, 96 लोगों को गोलियां मार सकते हैं, इनकाउंटर्स कर सकते हैं, मारवाई अदालत इनकाउंटर्स कर सकते हैं, उसके लिए मशहूर भी हैं, 22 कत्ल है उनके सर के ऊपर। बिल्कुल वो अपनी पूरी कोशिश सर, ये जो खान साहब ने बात की है कि मैं जुडिशरी से, एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान से इस तरह लोग निकलेंगे और तैयारी से निकलेंगे कि जब आपको मैं बता रहा हूं कि इनको तल धरने की जगह नहीं मिलेगी इस्लामाबाद के अंदर, और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को। ये तो अपना एमएनए का इलेक्शन हार गए थे, आपको पता है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे ये बताएं कि ठीक है आप कह रहे हैं अब दोबारा आप आएंगे, आप अभी भी आ रहे थे तो यही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग होंगे, मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि खान साहब कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से, जुडिशरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और गवर्नमेंट से वो मुज़ाकरात के ऊपर है कि जी ठीक है हो जाए। क्या उम्मीद है आपको? अदलिया से क्या उम्मीद है? क्या होना चाहिए? अदलिया क्या करे? हम अदलिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए, एक आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं, हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं कि टाइमली डिसीजंस हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसीजन तरीके इंसाफ के हक में या किसी और पार्टी के हक में करें, जो आइन दिया हुआ है जो उसके मुताबिक आपने डिसीजंस करने। आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। अगर आप टाइमली डिसीजंस देंगे और आप देखेंगे कि अगर आप टाइमली डिसीजंस हो जाएंगे, कोई अब्रप्शन नहीं आएगी, कोई मसाइल नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ तो खत में क्या लिखा है? खत में क्या रिक्वेस्ट की है? खत में क्या रिक्वेस्ट की है खान साहब ने अदालत से? क्या कह रहे हैं? अदालत से खत में क्या कहा है खान साहब ने, क्या इस्तदा की है? यही खत जो लिखा है कि उन्होंने सिंपल सी एक बात की, उन्होंने सिंपल से ये किया कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं और एहतजाज करना फंडामेंटल राइट है। अगर आप मुझे एहतजाज से रोकेंगे, अगर आप मुझे मेरे फंडामेंटल राइट से रोकेंगे, तो ये इस तरह चीजें मतलब वो जंगल का कानून बन जाएगा। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जितनी भी हायर जुडिशरी है, उसको टाइमली डिसीजंस करने चाहिए। okay. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, एक ब्रेक लेना है मुझे। वो ठीक है, एक ब्रेक लेना है, लेकिन वफाकी हुकूमत है वो चीफ मिनिस्टर केपीके के ऊपर भी मुकदमा करने का प्लान बना रही है और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी कवानीन की है। तो क्या किस तरफ ये सब चीज़ें जाएंगी? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये भी देखेंगे कि अभी महंगाई की शरह 13.4% है। इस तमाम प्रोसेस के बाद और कितनी बढ़ जाएगी? डॉक्टर आबिद सुलैही साहब से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब जरा टाइम कम है, मुझे बताइएगा इस वक्त 13.4% महंगाई है, कितनी बढ़ेगी इन तमाम इकदाम के बाद? जी आदिल, मेरा ख्याल है आपको मोटी मोटी चीज़ें इकॉनमी के बारे में बता दूं। एक तो हमें ये चीज़ इस मुल्क में याद रखनी चाहिए जो कि हाईलाइट नहीं हुई कि इस साल आपकी रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है, 6% के करीब GDP ग्रोथ जो है वो कर रही होगी और वो बेस एक स्ट्रांग मौजूद है। हुकूमत को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, 13.4 से भी ऊपर जाएगी जब पेट्रोलियम की, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई। सर वैसे IMF तो कह रहा है 4% पे ग्रोथ लेके आ जाएं आप अपनी, 6% पे आपको नुकसान ही है। वो इसलिए करना पड़ेगी कि आपकी इकॉनमी जब 5 से ऊपर जाती है तो जैसे पुरानी गाड़ी का इंजन ही ओवर हीट हो जाता है, वो हीट अप हो जाती है और इंपोर्ट बढ़ जाती है, इसलिए नहीं चलाना होगा। शायद उसमें कमी करना। सर अगर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, अगर इसको बताइए महंगाई की शरह कहाँ जाएगी, ये कहाँ पे जाके लगेगा मामला? जी महंगाई की शरह जो है ये डबल डिजिट में रहेगी, ये शायद 14-15 के लगभग रहे, लेकिन इसके लिए हुकूमत को बड़े स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स लोगों। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास, 30 सेकंड उनके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं अली अवान साहब कि क्या ज्यादा चांस है डायलॉग शुरू हो जाएंगे हफ्ते के बाद या दोबारा आ रहे हैं आप? भाई हम दोबारा आ रहे हैं, बट जो बात हो रही है कि मैं आपको सिंपली बता दूं आम उसमें कि जिस बंदे का 1000 रुपया बिल आता था बिजली का, उसका अब 1400 रुपया बिल आएगा, और जिस बंदे का अगर लाख रुपया बिल आता था जो कमर्शियल है, उसका अब 1.5 लाख रुपया बिल आएगा। ये है वो महंगाई के असरात जो आपको फेस करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, आपकी जो पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाने के सिलसिले में, और जो आपकी इन्फ्लेशन है, जो आपकी महंगाई है, ये सुलैही साहब कह रहे हैं कि वो डबल डिजिट में रहेगी। वक्त खत्म हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।